संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम संवैधानिक जो टॉपिक है उसके अंदर जो संविधान में की जो प्रमुख अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम जो संविधान की जो समितियों में से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के संदर्भ में भी आज हम इस टॉपिक में ही चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं संविधान की प्रमुख समितियों से। तो जो हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें कितनी समितियां थी। तो मूल संविधान में जो समितियां थी वो 8 समितियां थी। कितनी थी? 8 समितियां। फिर जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे हम संविधान में इन समितियों को जोड़ते गए। कब जोड़े, वह क्यों जोड़ी, ऐसी हम आज इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। उन समितियों के बारे में कब कब जोड़ी गई और क्यों जोड़ी गई उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। हम आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है संविधान में। इन सूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सूचियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इन सूचियों का उल्लेख इन अनुसूचियों का उल्लेख कौन सी सूची में है। जो हमारी सूचियाँ होती है संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूचियाँ होती है, और उसमें सूचियों में जो हमारी एक अनुसूची है और जो अनुसूची जो 7 है उसमें भी इन विषयों का उल्लेख कर रखा है। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारी पहली अनुसूची है, जो अनुसूची 1 है, इस अनुसूची 1 में हम चर्चा करेंगे क्या लिखा है। इस अनुसूची 1 में लिखा है कि जो भारत है, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। राज्य क्षेत्रों को क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। अर्थात जो भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो 28 राज्य और वर्तमान में जो 9 यूटी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख मिलता है अनुसूची 1 में। यानी भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 1 में मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अनुसूची 1 में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। जो हमारे 2 यूटी बने, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, उनके सहित 9 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। तो उन 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख हमें अनुसूची 1 में मिलता है। फिर है अनुसूची 2। अनुसूची 2, इस अनुसूची 2 में जो संवैधानिक पदाधिकारी है, उन संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा जो वेतन लिया जाता है, संवैधानिक जो पदाधिकारी है उन संवैधानिक पदाधिकारियों के द्वारा जो वेतन लिया जाता है, पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले जो वेतन है, उस वेतन का उल्लेख हमें कौन से अनुसूची में मिलता है? अनुसूची 2 में मिलता है। यानी संवैधानिक पदाधिकारी चाहे कितने भी हो, जो सभी पदाधिकारी है उनके वेतन का उल्लेख मिलता है। इस अनुसूची 2 से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। हम जो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, इस उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। अनुसूची 2 में नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में उसे नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इस कारण बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहाँ से। वो आपको ऑप्शन दे और प्रश्न दे, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी को अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं मिलता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संसद सदस्य हैं और एक उपराष्ट्रपति है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उपराष्ट्रपति को अनुसूची 2 के तहत वेतन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसको जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है।
इसे सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इस कारण उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। यह भी यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। एक अगर हमारी जो अगली अनुसूची है हमारी 3, इस अनुसूची से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। इस अनुसूची 3 में जो विभिन्न जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन संवैधानिक पदाधिकारियों को जो शपथ दिलाई जाती है, इस शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। यानी जो संवैधानिक पदाधिकारी है, उन संवैधानिक पदाधिकारियों को जो शपथ दिलाई जाती है, इस शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। और यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, हम देखेंगे अनुसूची 3 से। यानी जो हमारा राष्ट्रपति है, हमारा उपराष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाते हैं। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, ये ऐसे तीनों पद हैं। इन पदाधिकारियों को अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाते। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को तथा राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है, इन पदाधिकारियों से संबंधित जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, तो इन सबसे संबंधित जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के तहत उन्हें शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ उनको संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है। जबकि अनुसूची 3 के तहत जो शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ जो पद व गोपनीयता की दिलाई जाती है। परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है, संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। यानी वो प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी को अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है, या इनमें से 3 ऑप्शन ये दे दे और एक ऑप्शन और दे दे और कहे इनमें से कौन से पदाधिकारी को अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, लॉजिक वाले, जो परंपरागत प्रश्नों से हटकर प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, एक परंपरागत प्रश्न होते हैं, सीधे साधे प्रश्न देते हैं, परंतु आजकल जो पूछने का ट्रेंड चल रहा है, वो परंपरागत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कुछ हटकर। हालांकि इतना लॉजिक नहीं होता है कि उनमें हमें आए नहीं, थोड़ा बहुत सोचने समझने का है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ जो दिलाई जाती है, इनको, इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4, इस अनुसूची 4 में, यानी इसमें विभिन्न राज्यों के अंदर जो राज्यसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। यानी जो राज्यसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है, उन निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख विभिन्न राज्यों में मिलता है। राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख विभिन्न राज्यों में किया गया है या मिलता है। यानी राज्यसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है, उन निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 4 में मिलता है। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं। जो निर्वाचन मंडल या निर्वाचन जो क्षेत्र बना रखे, उन निर्वाचन क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 4 में मिलता है। इसके बाद में एक अनुसूची 5। इस अनुसूची 5 में, इस अनुसूची में या इसके अंतर्गत जो एससी तथा एसटी का प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। विभिन्न राज्यों में, या कह सकते हैं विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख अनुसूची 5 में मिलता है। यानी विभिन्न राज्यों में जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, उन अनुसूचित क्षेत्रों में इनके
एक तो प्रशासन तथा उसके नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। यानी इन राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र है, यानी SC/ST का जो क्षेत्र है, SC/ST का प्रशासन और उनका नियंत्रण का उल्लेख मिलता है अनुसूची 5 में। उसके बाद में जो अनुसूची 6 है, इस अनुसूची 6 से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, और बहुत बढ़िया नहीं, क्वालिटी वाला प्रश्न बनता है यहाँ से। अनुसूची 6, इस अनुसूची 6 में उल्लेख कर रखा है जो विभिन्न जो राज्य है, अनुसूचित जो क्षेत्र वाले हैं, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, उन अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनमें हम कह सकते हैं असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में SC/ST का प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। बहुत बढ़िया। असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख मिलता है वो अनुसूची 6 में मिलता है। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न मिलता है। वो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कौन से राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता है? 3 राज्य, 3 ऑप्शन ये दे, एक राज्य अलग दे, या कह सकता है इनमें से कौन सा राज्य अनुसूचित 6 के तहत यानी SC/ST के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अनुसूचित 6 में केवल 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। इन राज्यों में जो SC/ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति जो एरिया है वहाँ पर उनका प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख मिलता है अनुसूची 6 में। उसके बाद में जो हमारी अनुसूची है वो अनुसूची जो 7 है, इस अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के बंटवारे के लिए या शक्तियों के विभाजन के लिए जो 3 सूचियां बनाई गई है, इन तीनों सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में मिलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। जो 3 अनुसूचियां केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन के लिए जो 3 सूचियां बनाई गई है, इन 3 सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में मिलता है। और 3 सूची कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में मिलता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई, इनका उल्लेख अनुसूची 7 में मिलता है। इस संघ सूची में जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। इस समवर्ती सूची में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। परंतु आज वर्तमान में इस संघ सूची में 100 विषय हैं और इस राज्य सूची में 61 विषय हैं, और जो हमारी समवर्ती सूची है इस समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आज वर्तमान में ये विषय इन सूचियों में डाले गए हैं। और एक सूची होती है अवशिष्ट सूची। उस अवशिष्ट सूची में अगर जो तीनों सूचियों में कोई विषय शामिल नहीं होता है तो ऐसे विषय को अवशिष्ट सूची में डाला जाता है। और मैंने पीछे पे चर्चा की थी, जो अवशिष्ट सूची होती है उस अवशिष्ट सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो होता है केंद्र सरकार को, या कहें हम संसद को होता है। इस संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को होता है। संघ सूची में जब हमारा मूल संविधान लागू होता 97 थे, इसमें 66 थे, इसमें 47 थे। परंतु इस संघ सूची में आज 100 विषय हैं, राज्य सूची में आज 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आज 52 विषय हैं। इसके बाद में जो हमारी अनुसूची आती है वो अनुसूची आती है 8 नंबर की अनुसूची,
और 8 नंबर की अनुसूची से तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया अनुसूची 8 से। वो सीधा सा प्रश्न देता है भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो हम सीधा साधा बता सकते हैं 8 नंबर की अनुसूची है, जो अनुसूची 8। इस 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है, विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें केवल 14 भाषा थी। कौन सी बात, कितनी भाषा थी? 14 भाषाओं को इस 8वीं अनुसूची में डाला गया था। और हमारी जो 15वीं भाषा इसमें जुड़ी, प्रश्न बन सकता है 14 के बाद में जो 15वीं जुड़ी 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और हमारा जो एक संविधान संशोधन है, जो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003-4 इस 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003-4 में इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, बोडो भाषा जोड़ी गई और एक जोड़ी गई हमारी डोगरी, एक भाषा जोड़ी गई संथाली और एक भाषा जोड़ी गई मैथिली। ये जो भाषाएं जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003-4 में। बोडो, डोगरी, संथाली व मैथिली भाषा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003-4 में जोड़ी गई। आज वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का। मूल संविधान में या उस समय इसमें 14 भाषाएं थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान था तब, परंतु आज वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो इस 8वीं अनुसूची में जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। और सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967-68 के लगभग। और ये सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई 15वें नंबर की भाषा। उसके बाद में जो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ी गई 2003-4 में, वो जोड़ी गई बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाएं जोड़ी गई। आज वर्तमान में 22 भाषाएं। अब एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भविष्य में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक हमारी भाषा राजस्थानी, एक भाषा है भोजपुरी, एक भाषा भोजपुरी, और एक है जो मोंटी या बोंटी जो भाषा है, मोंटी भाषा जो लद्दाख वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ये जो भाषा है, इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ना प्रस्तावित है। राजस्थानी, भोजपुरी और मोंटी जो भाषा है वहाँ की, तो इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ना प्रस्तावित है। आज वर्तमान में 22 भाषाएं, और ये भी याद रखना इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, यहाँ से आप एक बार इसको अच्छी तरीके से सुने, ठीक है। तो हमारी 8 अनुसूचियाँ कंप्लीट। अब हमारी जो अनुसूची आती है वो आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, इस 9वीं अनुसूची में, इस 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। अनुसूची 9 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। इसको जो हमारा प्रथम जो संविधान संशोधन था, इस प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। जोड़ने का कारण था जो हमारे भूमि सुधार कार्यक्रम थे, उन भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर लाने के लिए इसको जोड़ा गया था। यानी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसको जोड़ने का कारण था, यानी इस 9 शेड्यूल में
इस नवी अनुसूची में ऐसे विषय को या ऐसे कानूनों को रखा जाता था जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। यानी कोई भी कानून बनाओ 9 शेड्यूल में डाल दो तो उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। और इसको मुख्य जोड़ने का जो उद्देश्य था, जो भूमि सुधार अधिनियम था, उस भूमि सुधार अधिनियम को इस 9 शेड्यूल में ढाला गया था, इसलिए यह अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। परंतु जब केशवानंद वाला जो वाद आता है, केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 में, उस केशवानंद वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आज 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून, चाहे 1973 से पहले 24 अप्रैल 1973 से पहले आपने कितने भी कानून डाल दिए, कोई बात नहीं, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून 9 शेड्यूल में डाला जाता है, नवी अनुसूची में डाला जाता है, और वो कानून अगर न्यायिक समीक्षा या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो ऐसे कानूनों को भी हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कथन था। बाकायदा उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में चाहे आप 9 शेड्यूल में डाल दो, परंतु 9 शेड्यूल में यानी नवी अनुसूची में डालने के बाद, शेड्यूल में डालने के बाद आप अगर आपका जो कानून है वो कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो ऐसे कानूनों को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है। और इसी दिन 24 अप्रैल 1973 को ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें संविधान का जो मूल ढांचा था, वो संवैधानिक मूल ढांचा पहली बार, बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार उभर कर आया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो संविधान का जो मूल ढांचा था उसको परिभाषित नहीं किया। तो हमारी जो ये नवी अनुसूची थी, यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी।